नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि कहा गया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, आप लोग का जो सिटी है वो अलॉट कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो आप लोग कमेंट करके बताएँ कि कहाँ आप लोग का सेंटर मिला है। और देखिए, जो संस्थान से कहा जाए, अगर हम कोई चीज़ कहते हैं तो बहुत ज़िम्मेदारीपूर्ण तरीके से कहते हैं। और ये प्रयास रहता है कि कहीं से भी आप मिसगाइड ना हो, और यदि मिसगाइड हो रहे हो तो उसका समाधान कर दिया जाए। क्योंकि परीक्षा के पहले अगर आप इस र्यूमर में फंसे कि परीक्षा पोस्टपोन्ड हो रही है तो आप शिथिल होंगे। और अगर युद्ध भूमि के पहले ही आप अगर हथियार रख देंगे, पढ़ना कम कर देंगे, तो फिर युद्ध में क्या स्थिति होगी, वो उसका परिणाम आप लोग इस लेवल पे हैं तो खुद ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी इन सब अफ़वाहों पे ध्यान नहीं देना है। हालाँकि हम अपने संस्थान में अपने बच्चों को, जो भी हमारे कॉन्टेक्ट में थे, और आप लोगों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये आगाह कर रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा। कुछ लोग तो कल दोपहर तक वीडियो बनाए कि बस एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, किसी कीमत पे आयोग नहीं करा पाएगा। और मैंने बताया था कि वो 25 दिन पहले मेंस का रिजल्ट निकलवा करके मेंस जब करा सकता है यूपी पीसीएस का, तो आप लोग का तो मतलब एक छोटी सी परीक्षा है भाई। पीसीएस उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। और 8 पेपर होता है, उसके बाद वो करवा लिया। तो आप लोग का क्यों नहीं करवा पाएगा? उसको टालना होता ना तो एक आध महीना पहले ही वो नोटिस दे देता कि हम, जैसे एलटी में टला था तो 1.5 महीना पहले ही नोटिस दे दिया था। खैर चलिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, इतने समय में समेटिएगा तो हो जाएगा। और देखिए, यहाँ हम अब आईआर के क्वेश्चन देखेंगे। तो आईआर में पिछले क्लास में हमने बिम्स्टेक और सार को देखा था। चूंकि क्षेत्रीय संगठन है तो क्षेत्रीय संगठन यही सब है। आज हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति के मूल स्तंभ क्या हैं, कि भाई हमारी जो विदेश नीति है वो सही मायने में टिकी किस पे है। हमारे जो विदेश नीति के मूल स्तंभ है उन पे हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये आधार प्रश्न है। अगर आप इसको समझेंगे तब आप अपनी भारतीय विदेश नीति की आत्मा को समझेंगे, और जब आत्मा समझे रहेंगे तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे कि भाई भारत की विदेश नीति के बाद जो क्षेत्रीय संगठन है उसमें भारत की क्या भूमिका है। तो सारी चीजें सब हो जाएंगी। तो एक एक करके आइए पहले इसको देखते हैं। और पीछे का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, ये सब सारे हमारे बैचेज चल रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ के से मॉडल उत्तर लेकर के। हाँ, यहाँ ये जीडीसी वाला बैच है। तो जीडीसी में हिस्ट्री ऑप्शनल और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, तो 2 ऑप्शनल संस्थान चला रहा है। तो ऐसे में आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज के माध्यम से न केवल संस्थान डेली आपकी कॉपी देख रहा है, आपको फीडबैक दे रहा है, साथ साथ मॉडल उत्तर भी दे रहा है। और हमारे मॉडल उत्तर बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं, वो प्रत्येक टॉपिक से रहेंगे। ठीक है, चलिए भारतीय विदेश नीति के मूल स्तंभों पर चर्चा कीजिए। अब अंक है 15। वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा तथा दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। यह कथन पंडित नेहरू का है, जो आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारत की विदेश नीति के मूल अव्यय निम्नवत है। तो आपने 15 अंक की भूमिका में क्या बताया कि भाई एक एक कथन से आप शुरुआत कर रहे हैं, वो भी कथन किसका, तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और वो अपने कथन में कैसे भारतीय विदेश नीति की बात करते हैं कि हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, तो वो बता रहे हैं कि वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। मतलब हम अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्रता की नीति का अनुसरण करेंगे, दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिल करके। मतलब जितने भी दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्र हैं उनके साथ मिल करके अंतरराष्ट्रीय सहयोग को हम बढ़ावा देंगे। सद्भावना के प्रसार के लिए क्या होगा, हम निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। तो ये हमारे विदेश नीति की क्या होगी, दिशा होगी। और ये कौन कह रहा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि भारत की विदेश नीति का, और यही आज जो नेहरू का कथन है, सही मायने में यही हमारी विदेश नीति का आधार स्तंभ भी है। और भारत की विदेश नीति के मूल अव्यय निम्न है। तो सबसे पहला हमारा अव्यय है क्या है, कि हम गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करेंगे।
क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था, कब? 1947 में 15 अगस्त। अभी हम लोगों ने आजादी का कौन सा वर्षगांठ मनाया है? कौन सा वर्षगांठ था चंदन आजादी का? तो जब भारत आजाद हुआ तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम करीब करीब 200 वर्षों की औपनिवेशिक गुलामी के बाद आजाद हुए थे। और जब गुलामी के बाद आजादी मिली तो उसी समय एक बड़ी समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या थी कि देश, पूरा दुनिया जो है दो गुट में, पूरा विश्व दो गुट में बटा था। एक गुट का नेता कौन था? यूएसए। और दूसरे गुट का नेता कौन था? यूएसएसआर, मतलब सोवियत रूस। और इधर अमेरिका। ये पूंजीवादी थे और कहते थे कि हम पूंजीवाद का प्रसार करेंगे देश दुनिया में। ये कौन था? ये समाजवादी थे और इनका मानना था कि हम समाजवादी विचारधारा का प्रचार करेंगे। और अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक कोल्ड वार वाली स्थिति थी जो 1945 से लेकर के 1991 तक चलती है। और इसमें यही है कि सारे देश, मतलब ये दोनों देश अपने अपने खेमे को बढ़ाना चाह रहे थे कि कितने सपोर्टर हमारे देश बने। तो जब भारत समेत तृतीय दुनिया, मतलब तीसरे जो दुनिया है, तीसरी दुनिया के देश वे देश कहलाते हैं, तीसरी दुनिया के देश जो अभी हाल ही में आजादी पाए थे। उसमें अफ्रीकी देश थे, लैटिन अमेरिकी देश थे, फिर अफ्रीकी देश थे और फिर एशियाई देश थे जो गरीब थे। और तो इन लोगों के सामने बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई कि भाई अभी हम तुरंत तुरंत आजाद हुए हैं, अगर हम यूएसएसआर की तरफ जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है, यूएसए की तरफ जाते हैं तब भी प्रभावित होती है। तो ऐसे में हम स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर ही नहीं पाएंगे। तो तीसरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश थे, जैसे उसमें आप देखेंगे भारत रहता है, यूगोस्लाविया रहता है, मिस्र रहता है। तो ये सब मिलकर के क्या कहते हैं कि हम एक गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण करेंगे। मतलब गुट निरपेक्ष नीति का क्या हो गया कि न तो हम यूएसए की ओर रहेंगे, न ही हम यूएसएसआर की तरफ रहेंगे। मतलब नहीं रहेंगे, मतलब ये कि अगर यूएसए कोई गलती करेगा तो हम इसकी भी भर्त्सना करेंगे और वैश्विक मंच पे कहेंगे कि मिस्टर यूएसए आप गलत कर रहे हैं। और यही काम यहाँ भी है यूएसएसआर के लिए भी कि हम यहाँ भी यूएसएसआर को भी यदि वो गलत करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर यूएसए सही है तो हम उसके साथ जाएंगे क्योंकि हम सत्य का साथ देंगे। मतलब गुट निरपेक्षता की नीति का ये मतलब एकदम नहीं है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, आप लोग चाहे जो करिए। नहीं, यदि आप गलत करेंगे तो विरोध करेंगे और सही करेंगे तो साथ देंगे। तो यही गुट निरपेक्षता की नीति हुई। और इस तरीके से क्या हुआ कि हम अपने विदेश नीति को गुट निरपेक्षता के माध्यम से स्वतंत्र बना करके रख सके। तो सबसे पहली हमारी नीति है गुट निरपेक्षता की। और आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, अगर गुट निरपेक्षता 10 अंक में आएगा 50 शब्दों में लिखने के लिए, तब भी मुझे भरोसा है कि जितना मैंने बोला उतने पे ही आप कर लेंगे। ठीक है। फिर अगली जो हमारी नीति है कौन सी है? तो वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है। भारत सदियों ही विश्व शांति का समर्थक रहा है। भारत क्या विश्वास करता है? भारत जियो और जीने दो में विश्वास करता है, कि दर्शन में विश्वास करता है। अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने हेतु भारत द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताओं, समझौतों, मध्यस्थता आदि पर बल देता है। मतलब भारत ही क्या कहता है कि भाई ठीक है, हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के द्वारा देश दुनिया को रहना चाहिए। और अगर कहीं कोई डिस्प्यूट होता है, भाई जहां 4 लोग रहेंगे वहां कुछ समस्याएं आएंगी, तो ऐसा नहीं है कि उसका एक ही विकल्प है कि आप युद्ध भूमि में आ जाइए। नहीं, उसका भी समाधान हम कैसे द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ताओं के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा निराकरण कर सकते हैं। मतलब युद्ध भूमि में ना जाकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से उस समस्या का हल भी निकालें। तो वही ये है। और अगर ऐसा नहीं कि भारत केवल ये कह रहा है, भारत ने ऐसा करके दिखाया है। और इसीलिए आपको भी मैं कहता हूं कि जब आप कोई दावा करें, यदि आप उसके पक्ष में कोई उदाहरण दे दे बढ़िया से, तो वो आप
के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ उदाहरण आप दीजिए कि सिंधु जल समझौता, ताशकंद समझौता, गुजराल सिद्धांत, नेबरहुड फर्स्ट की जो हमारी पॉलिसी है, ये सब क्या है? तो ये सब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का ही जो है वो पालन करते हैं। नहीं तो सोचिए शिमला समझौते में हमारे पास कितनी बड़ी एडवांटेज थी, कितनी बढ़त थी, कितने पाकिस्तानी कैदी हमारे पास थे, फिर भी क्या है कि हमने जो है उनको लौटा दिया और यथास्थिति को ही माना। नहीं तो चाहते तो हम पाकिस्तान के साथ बार्गेनिंग कर सकते थे, लेकिन वो हमारा चाल, चरित्र और चेहरा नहीं है। हम जिम्मेदार देश हैं, हम भगवान महात्मा बुद्ध के देश हैं, उनके वंशज हैं, हम गांधी के विचार को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे में हमारी ये नीति ही नहीं है, ये रीति ही नहीं है कि हम किसी दूसरे देश के भूभाग का बलात् अतिक्रमण कर ले, जैसा कि चाइना या पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये है कि अगर हमारा जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति की हम बात कर रहे हैं तो हम उसका अनुसरण भी कर रहे हैं। और आपको सिंधु जल समझौता, ताशकंद समझौता, गुजरात सिद्धांत, नेबरहुड फर्स्ट की नीति आदि को बताना होगा। और अभी हाल ही में जो पाकिस्तान ने कृत्य किया है गलवान घाटी वाला, उसके बाद हमने क्या किया था? केवल सिंधु जल समझौता को निरस्त किया था और पाकिस्तान में क्या है, हाहाकार मच गया। और अगर कहीं इस समझौते के अनुसार हम सिंधु जल के पानी को जो है, अगर हम, चूंकि अब इसको तो हम मान नहीं रहे हैं, तो अगर उस पानी को डाइवर्ट कर सके तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का 25%, मतलब पूरा पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी क्षति है। लेकिन इसको डाइवर्ट करना भी एक चुनौती है। और सोचिए कि अगर डाइवर्ट करके हम इसको राजस्थान के रेगिस्तान के, मतलब जो थार डेजर्ट है, वहां इस पानी को ला सके तो हमारा कितना बड़ा लाभ होगा और हमारे देश की कितनी बड़ी हानि होगी। क्योंकि भाई खाद्यान्न संकट की स्थिति से अभी आप देख लीजिए कि रोटी के लिए क्या पाकिस्तान में आटे के लिए क्या स्थिति बनती है। और अगर इस संधि के तहत हम इस नदी के पानी को डाइवर्ट कर लिए तब तो और ज्यादा विकट स्थिति पाकिस्तान की हो जाएगी। तो वही चीज है। तो पहला हमने बताया कि हमारा जो मूल स्तंभ है गुटनिरपेक्षता का है, फिर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का है, साधनों की पवित्रता की नीति की हम बात करते हैं। कि हमारे यहाँ क्या है कि गांधी जी क्या कहते हैं, साधन और साध्य दोनों पवित्र। तो साध तो पवित्र होगा, ये तो साध्य सबके अच्छे ही होते हैं, बहुत दुष्ट लोग ही होंगे जिनका साध्य गड़बड़ हो कि वो बुरा चाहे ही। नहीं तो जनरली लोग सोचते हैं कि भाई हमको जो हमारे साधन हो पवित्र हो। लेकिन हमारे यहाँ साधन की भी पवित्रता की बात होती है कि मतलब कि जो हमारा साध्य है वो पवित्र है, लेकिन हम उसको पाएंगे कैसे? तो उसे हम पवित्र रास्ते से ही पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उस साध्य को पाने के लिए, जैसे कैसे है कि भाई मजदूरों के विकास के लिए गांधी भी प्रयास करते हैं, मजदूरों के उत्थान के लिए मार्क्स भी प्रयास करता है, लेकिन मार्क्स क्या करता है? साध्य तो दोनों के समान है, गांधी जी के भी मार्क्स के भी, दोनों मजदूरों के उत्थान की बात करते हैं। लेकिन मार्क्स क्या कहता है कि आप अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, मतलब जो आपका साध्य है उसकी प्राप्ति के लिए किसी भी रास्ते का अख्तियार कर ले, मतलब साधन की पवित्रता की वो बात नहीं करता। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई आपका साध्य है कि ठीक है आपको गरीबी से निकाला जाए, आपकी स्थिति बेहतर हो, लेकिन वो अनैतिक कार्यों से नहीं कि आप जो है स्टेट के खिलाफ आंदोलन कर दीजिए, हिंसा कर दीजिए, रक्तपात कर दीजिए। नहीं, उसको अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करिए। तो ये फर्क होता है साध्य और साधन की पवित्रता का। ठीक है, हिटलर का भी साध्य पवित्र था। भाई कौन अपने देश का विस्तार नहीं चाहता, अपने देश की समृद्धि नहीं चाहता, लेकिन उसके साधन गड़बड़ थे। वो देश दुनिया को तबाह करके बढ़ना चाहता था, लेकिन वो हमारा चेहरा नहीं है, हम भारतीय ऐसा नहीं चाहते। तो अब आपको साध्य साधन की चीजों की स्पष्ट समझ हो गई होगी। चलिए, तो साधन की पवित्रता की नीति तीसरा हमारा है, भारत की विदेश नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं रही है। मतलब हमारी जो विदेश नीति है वो कभी हमने ऐसा नहीं कि आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास किया और अनैतिक गतिविधियों के द्वारा जो है अपनी विदेश नीति का संचालन किया। इस नीति का परिणाम है कि पाकिस्तान ने वर्ष 1965
योम 71 के युद्ध के बावजूद भारत ने ताशकंद और शिमला समझौतों के द्वारा कश्मीर समस्या को शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास किया। मतलब हमारा वही है कि साध्य साधन की पवित्रता पे हम बल देते हैं, तभी 1965 में 1971 में दोनों युद्धों में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, और हमारी सेना तो कह रही थी कि बस 2-4 दिन का और मौका दीजिए, कराची लाहौर ले आते हैं भारत में। लेकिन नहीं, हमको ऐसे पाकिस्तान के ऐसे कराची लाहौर की जरूरत नहीं है। वो कराची लाहौर पाकिस्तान के लोगों को मुबारक, बस हमारा जो वो ऑक्युपाइड कश्मीर को जो कब्जा करके बैठे वो हमको दे दें, और वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से विकास करें, हमें भी शांतिपूर्ण तरीके से विकास करने दें। हमारी मंशा अपने पड़ोसियों के साथ बस इतनी ही है, और अगर बेहतर संबंध रहेंगे तो हम उनके दुख सुख में पार्टिसिपेट भी करेंगे, सहभागी भी रहेंगे, और हम करते भी हैं। नेपाल में हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, मालदीव में कितना इन्वेस्टमेंट हमारा है, श्रीलंका में किस लेवल का है, भूटान तो पूरी तरीके से हमारे ऊपर आश्रित है। तो हम अपने पड़ोसियों के साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इस तरीके का बिहेव भी कर रहे हैं। तो वही आप यहाँ बताइए। फिर अगला हमारा 4 नंबर क्या है, पंचशील की नीति। और आपके टॉपिक में जो जीआईसी वाले बच्चे हैं उनमें पंचशील एकदम लिखा ही हुआ है, तो थोड़ा सा आप जान ले, हो सकता है कि यहाँ से क्या है तो 50 शब्दों में प्रश्न आ जाए। तो पंचशील क्या है, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सदियों ही पंचशील के सिद्धांत का अनुसरण किया है, जो निम्नवत है। तो 5 शील है, मतलब 5 नियम है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नियम है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। कि हम पंचशील की नीति के पहले नियम के तहत क्या है कि हम अपने जो देश हैं, सीमावर्ती देश है, कोई भी देश है, तो उसकी हम क्या है कि प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। कि भाई आप स्वतंत्र देश हैं, आपकी ये सीमा, न तो हम उसमें अतिक्रमण करेंगे और न ही आपकी संप्रभुता को कहीं से कोई क्षति पहुंचाएंगे। फिर हम अनाक्रमण नहीं करेंगे, मतलब हम क्या है कि अपने पड़ोसियों पर या किसी भी देश, दुनिया के देश पर हम आक्रमण नहीं करेंगे। जबकि क्या है, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं और हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा नियत चाल नहीं है। हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं, हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करते हैं, तो हम युद्ध कहाँ से करेंगे। तो वही चीजें हैं। तो दूसरा है पंचशील के तहत अनाक्रमण की नीति है हमारा। हालांकि हाल की सरकारों ने थोड़ा सा यहाँ आक्रामकता दिखाई है। और आप देखेंगे कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनका 2-3 महीने पहले एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि क्या अब हम जो है हम उस तरीके के देश नहीं है, हम जरूरत पड़ेगी तो हम घुस के मारेंगे भी, और हम पहले भी आक्रमण कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं हमारे पंचशील के सिद्धांत का विचलन है। और अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो हमारा यही आएगा, क्योंकि ये सारे चीजें क्या है, ये यथार्थवादी दृष्टि है हमारी, हमारे विदेश नीति का ये यथार्थवादी पक्ष है। लेकिन व्यवहार में वर्तमान में क्या हम ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या हम गुटनिरपेक्ष रह गए हैं। तो ये सारी चीजें हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, और आप लोग अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपको आज का वीडियो और कल का वीडियो, मतलब जब भी सिविक्स का वीडियो आएगा, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारे विदेश नीति का आदर्श क्या है, मूल स्तंभ क्या है, और आज के वर्तमान समय में हम कैसी विदेश नीति का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर तीसरा इसमें है कि समानता एवं पारस्परिक लाभ की बात करेंगे कि हम भी एक देश हैं और हमारे साथ भूटान। तो आप देखते होंगे कि भूटान एकदम गरीब देश है, हमारे रहमो करम पे है। फिर भी जब भूटान के राजा आते हैं तो वो उनको वही प्रोटोकॉल दिया जाता है, वही सम्मान दिया जाता है जो एक विकसित राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है। तो ये चीज है कि हम समानता का बर्ताव करेंगे आपके साथ, और हम ऐसे प्रयास करेंगे कि आप भी लाभान्वित हों और आपसे हम भी कुछ कुछ लाभान्वित हों। फिर चौथा है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब उदाहरण देख लीजिए कि अभी पीछे बांग्लादेश में हिंदुओं को कितनी नृशंस हत्या हुई। यहाँ के तमाम संगठनों ने जुलूस निकाला, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब करके बस इतना ही कहा कि भाई वहां शांतिपूर्ण माहौल बनाइए,
अपने नागरिकों की आप सुरक्षा करिए। कहीं से उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हिंदू हैं उनकी रक्षा करिए, ऐसा नहीं। क्योंकि वो हिंदू भले हैं, लेकिन वो कौन से हिंदू हैं? वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, वो हमारे भारत के नागरिक नहीं है कि हमारे नागरिकों पे तो अत्याचार नहीं हो रहा है। ठीक है, एक मानवता की वजह से हमने एक डोजियर दे दिया कि भाई ठीक है, आप इसको लेकर के थोड़ा-सा आप इस पे देखिए, और ऐसी चीज़ें पड़ोस में नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही है कि हम फिर भी हमारा संयम जो है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने हत्या करी थी, किसी का भी संयम डगमगा जाए, लेकिन हमने अपना संयम बना के रखा। फिर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात तो हम कर ही रहे हैं, पीछे हमारा तो मैंने बताया ही। फिर अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन की नीति। अब देखिए, ये जो 5 सील है, इसको याद कर लीजिएगा। पंचशील आपके टॉपिक में है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र में आप देखेंगे कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है, तथा इसे विश्व शांति स्थापित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था मानता है। मतलब हम यूएनओ के संस्थापक सदस्य हैं, और हम ये भी मानते हैं कि ये जो यूएनओ है, वो देश दुनिया में क्या है, तो शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्था भी है। मतलब हम इस पे विश्वास करते हैं। इसके विभिन्न अंगों, अभिकरणों एवं समितियों का सक्रिय सदस्य हम हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में एक है। मतलब हमने सबसे ज्यादा शांति मिशनों में सैनिक भेजे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत जो शांति सैनिक होते हैं, कि कोई दुर्घटना होती है, कोई आपदा आती है, या फिर युद्धग्रस्त, हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में ये शांति सैनिक जाते हैं और वहां शांति स्थापना के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसे में हम संस्थापक सदस्य ही नहीं है, हम मतलब कुल तो इसमें यूएनओ में 193 देश हैं, उसमें एक हम भी हैं। लेकिन हमारा उत्तरदायित्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी शांति मिशन है, उसमें सबसे ज्यादा सोल्जर भेजने वाला देश कौन है? वो भारत ही है। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध। अब देखिए, ये सब चीजें जनरली बच्चा अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको वही गुट निरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वहीं तक रह जाएगा। लेकिन आपको एक दो पॉइंट ज्यादा लिखना है, तभी आपको अंक मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा आप पॉइंट लिखेंगे, जितने ज्यादा डायमेंशंस में आपका उत्तर बिखरा रहेगा, उतना ही आप जो है अच्छा अंक पाएंगे। तो उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का हम विरोध करते हैं। भारत वर्षों तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा, अतः भारत ने सदियों ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया, क्योंकि भारत ने, हमने जो है इसका दंश झेला है, हमारी पीढ़ियों ने इसके दंश को झेला है। इसलिए हम कतई नहीं चाहते देश दुनिया में पुनः इस तरीके की चीजों का प्रसार प्रचार हो। ठीक है, उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सदियों जाति भेद, रंग भेद, साम्राज्यवाद और आतंकवाद का विरोध किया है, तथा विश्व शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब हम जाति को लेकर के, या जो नस्ल भेद है, रंग भेद है, गोरे काले का जो फर्क है, या फिर जो आतंकवाद इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर मुद्दा है, तो उन सब को लेकर के हमने बड़ी मुखरता से वैश्विक मंचों पर आवाज उठाई है, और अपने देश में उसके लिए भरसक प्रयास किया है। भारत ने सदैव अपनी विदेश नीति के माध्यम से विकास एवं सहायता की नीति का अनुसरण किया है, जिसके तहत हाल के वर्षों में भारत की विकास सहायता का मुख्य माध्यम अल्प विकसित तथा विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर ऋण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। मतलब हमने क्या किया है कि अपनी विदेश नीति के तहत जो हमारे पड़ोसी हैं, या जो अल्प विकसित मतलब सारे जो गरीब देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, उनको हमने आर्थिक सहायता भी दी है। भले अभी हम पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए, हमारे यहाँ अपनी अलग चुनौतियां हैं, इतनी बड़ी आबादी है, बेरोजगारी की समस्या, फिर भी हम अपने अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वों से पीछे नहीं हट रहे। चाहे कोविड वैक्सीन के तहत हमने वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा देशों को पहुंचाया, कोई भी आपदा आती है तो उसमें हमारी टीमें जाती हैं, एनडीआरएफ की टीमें जाती हैं, हम बहुत से रसद मेडिसिन भेजते हैं। अफगानिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, मालदीव में हमने बहुत सारी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया है। बहुत कम पैसे में हम उनको ऋण देते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, और जो हमें एक जिम्मेदार देश के रूप में स्थापित भी करते हैं। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति ने बदलते वैश्विक परिवेश में अपने आर्थिक, राजनैतिक एवं सामरिक हितों की रक्षा करते हुए नए तत्वों के साथ साथ अपने मूल स्तंभों को भी अक्षुण्ण बनाए रखा है। तो आप निष्कर्ष में दे रहे हैं कि ठीक है,
वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उसके लिए हमने नए नए भी रणनीतियां अपनाई। जैसे हम गुजरात डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट की हमारी नीति है। हम लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। हम विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भागीदारी, हम क्वाड के मेंबर हैं, हम एससीओ के मेंबर हो गए हैं। तो ठीक है, हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अभी अध्यक्षता ही करने जा रहे हैं इसी अगले महीने सितंबर में। तो ऐसे में लेकिन हम बदलती वैश्विक परिदृश्य के तहत भले ही नए नए चीजों को आत्मसात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मूल आधार हैं जिन पे हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से टिकी हुई है, हम उसको भी अक्षुण्ण बनाए रखे हैं और उसके साथ हमने कोई समझौता नहीं किया है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। और अगला प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा कि जो हम किस तरीके से जो एक तरीके से यथार्थवाद की तरफ जो हमारी शिफ्टिंग है, कि जो वर्तमान में आदर्शवादी स्थिति थी ये सब हो गई, लेकिन हम कैसे यथार्थवाद की तरफ हमारी विदेश नीति शिफ्ट हो रही है, तो वो अगले हम क्लास में करा लेंगे। ये सारे ऐप हैं, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लें। और आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। और आपको बहुत शुभकामना। पुनः मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।